नमस्ते। एक बार फिर से मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे, हमेशा की तरह इस सप्ताह की राजनीतिक चर्चा के लिए। बहुत सी चीजें हो रही हैं इस सप्ताह, बहुत सी चीजें हुई, उधर ज्ञान व्यापी, तो कहीं ताजमहल, तो कहीं मथुरा, तो कहीं कुछ कुछ चल ही रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो देश के हिसाब से जो इस समय सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, वो चिंतन शिविर कांग्रेस का जो उदयपुर में चल रहा है। बहुत से लोग प्रोफेसर दुबे ये कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों कांग्रेस, लेकिन मैंने प्राइवेटली भी आजकल देखा, मुझे, और मैं नाम भी ले सकता हूं, मुझे बहुत से कम्युनिस्ट नेता, मुझे बहुत से ऐसे नेता जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया, वो भी आज की तारीख में कहते हैं कि भाई इस समय जो देश की हालात है उसमें कांग्रेस का एक्टिव होना, कांग्रेस को रीइमर्ज करना जरूरी है, तभी शायद कुछ हो सकता है, ऐसा एक जनरल लोग अब कहने लगे हैं। ये भी फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट मिले हैं, उनका कहां से शुरू करेंगे नहीं समझ में आता है। ये चिंतन शिविर में जैसा लोगों का कहना है, क्योंकि पीके जी गए हैं, लेकिन पीके जी अपना पूरा वो देके गए हैं एक तरह से रोड मैप, और ऐसा लगता है कि उस रोड मैप के ही ऊपर कुछ कुछ काम शुरू हुआ है। क्योंकि कल सोनिया गांधी जी ने ओपन हाउस में जब मीडिया को जिस समय अलाउड था, उन्होंने एक बात कही, और उन्होंने बात वही कही जो सबको लग रहा है, कि उन्होंने कहा कि इस देश में जो इस समय की राजनीति है, और खास करके मोदी सरकार के ऊपर हमला किया, वो नफरत की बिना पे है, वो नफरत की बेसिस पे है। और ये जो हमारे देश के लोगों को हरदम डर और हरदम एक आपस में टकराव, आपस में इसमें रखने की जो सदैव एक तत्पर लगातार कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, उसको हमें करना है। उन्होंने कहा इट इज अनप्रेसिडेंट सिचुएशन एंड वी हैव टू टेक अनप्रेसिडेंट डिसीजंस। इस बिना पे वो चिंतन शिविर चल रहा है, आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी तो एक दो दिन और हैं। बहुत से वो कर रहे हैं कि 50 साल की एज के 50% लोग होंगे, एक फैमिली एक टिकट। आपको कुछ उम्मीद है इस चिंतन शिविर से प्रोफेसर? देखिए, मुझे तो इस चिंतन शिविर से कोई उम्मीद नहीं है, और मैं ये मान के चलता हूं आनंद जी कि आपको भी कोई उम्मीद नहीं होगी। इच्छा जरूर है कि विपक्ष मजबूत हो, और विपक्ष अगर मजबूत होगा तो जमीनी स्थिति यह है कि कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। मैं इस तर्क से सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस का जो रवैया है उससे मुझे नहीं लगता कि इनमें मजबूत होने की कोई इच्छा शक्ति है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की 2013 में और 2012 में क्या स्थिति थी, इसके बारे में जरा सोचिए। भाजपा का एक केंद्रीय नेतृत्व था और भाजपा का एक क्षेत्रीय नेतृत्व था। क्षेत्रीय नेतृत्व में तमाम जमे हुए नेता थे, उसमें रमन सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक थे। 2012 की बात मैं कह रहा हूं। और केंद्रीय नेतृत्व में अरुण जेटली थे, यशवंत सिन्हा थे, ये सब लोग केंद्रीय नेतृत्व में थे। यहाँ पर पुराने नए सब नेता थे, और इस केंद्रीय नेतृत्व में आपस में लतियाव हो रहा था। ये लोग 10 साल तक विपक्ष में बैठे बैठे सुषमा स्वराज वगैरह पूरी तरीके से ऊब गए थे, और इनका कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के साथ में एक तरह का घोषित किस्म का एक समझौता था, जिसमें बड़े नरम और मुस्कुराते हुए अंदाज में विपक्ष की राजनीति की जाती थी। संसद में जोरदार भाषण झाड़े जाते थे, कभी कभी सड़क पे आके हाय हाय भी कर दी जाती थी, लेकिन सब इसी तरीके से ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। ऐसे में एक नेतृत्व परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और आज भाजपा जिस पोल पोजीशन में है, जिस प्रधान स्थिति में है, वो उसके पीछे नेतृत्व परिवर्तन है। तो जब पार्टियां जड़ता की शिकार हो जाती हैं, जब पार्टियां कहीं फंस जाती हैं, यही चीज 1984 में हुई थी। 1984 में भाजपा के दो रह गए थे सांसद, उस वक्त भी भाजपा ने एक नेतृत्व परिवर्तन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ से भाजपा की सत्ता ले ली गई थी और लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दी गई थी, वो भी एक नेतृत्व परिवर्तन था। 2014 में जब भाजपा बहुत बुरी हालत में थी, यानी 2004 में चुनाव हारी, 2009 में उससे भी बड़ा चुनाव हारी, और उसके केंद्रीय नेतृत्व की हालत खराब थी, ये तय नहीं था। आडवाणी जी की चलनी बंद हो गई थी, आपकी साध्वी उमा भारती पैर पटकते हुए मीटिंगों से बाहर निकलने वाली घटनाएं सब हो चुकी थी। ऐसे में वहां एक नेतृत्व परिवर्तन हुआ। वो नेतृत्व परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक अलग चर्चा का विषय है। उसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थी, अलग चर्चा का विषय है। लेकिन केंद्रीय बात यह है कि भाजपा को दोनों बार अपनी खराब स्थिति से उबरने के लिए नेतृत्व परिवर्तन का जरिया अपनाना पड़ा, और दोनों बार भाजपा नेतृत्व परिवर्तन करके पहले से बेहतर स्थिति में होती चली गई।
कांग्रेस के साथ स्थिति यह है कि कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन नहीं करना चाहती। जब तक कांग्रेस का आला कमान या कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता, चाहे मझोले दर्जे के हों, चाहे शीर्ष दर्जे के हों या निचले दर्जे के हों, वो सब लोग इस दिशा में नहीं पार्टी को ले जाते कि पार्टी के अंदर एक नेतृत्व परिवर्तन हो, तब तक आप कांग्रेस में किसी सुधार या कांग्रेस के ग्राफ को बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। आखिरकार सारी बातचीत ये तीन लोगों के इर्द गिर्द ही सिमट के रह जाएगी। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े होंगे, सोनिया गांधी को सारे अधिकार दे देंगे, या गांधी परिवार में से ही कोई एक ये प्रार्थनाएं की जाएंगी, निवेदन किया जाएगा कि भाई आप हमारा नेतृत्व संभाल लीजिए। अरे भाई, नेतृत्व तो पहले से उनके पास है, बस केवल आप घोषित रूप से आप कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी से आप संभाल लीजिए। तो ये जो पूरी कांग्रेस की स्थिति है, उसमें यह है कि जो जिस दवा के खाने से बीमारी खत्म नहीं हो रही है, ये कल्पना की जा रही है कि इसका डबल और ट्रिपल डोज अगर दे दिया जाएगा तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब कांग्रेस के चिंतन शिविरों का एक अच्छा सा सकारात्मक इतिहास रहा है। ऐसे ही एक चिंतन शिविर में सोनिया गांधी कांग्रेस को एकला चलो वाली पार्टी से निकालकर गठजोड़ राजनीति की तरफ ले गई थी। उस दृष्टि से अगर हम चाहें, सकारात्मक बने रहना चाहें, तो इस चिंतन शिविर से हम एक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन के जरिए अपना जीर्णोद्धार करना चाहती है। उसका जीर्णोद्धार नहीं होगा अगर कांग्रेस इन्हीं तीन लोगों में सिमटी रही। सोनिया गांधी बुजुर्ग हो गई हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनके अंदर 1990 वाली इच्छा शक्ति और सक्रियता वाली शक्ति की ऊर्जा नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज तक एक भी ऐसा काम नहीं करके दिखाया है जिससे लग सके कि ये एक राष्ट्रीय बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने की स्थिति में है। प्रियंका गांधी की हिंदी राहुल गांधी से थोड़ी बेहतर है, उसमें ज्यादा आत्मविश्वास है। इसके अलावा प्रियंका गांधी में राहुल गांधी के मुकाबले कोई योग्यता नहीं है। राहुल गांधी में प्रियंका गांधी के मुकाबले लड़ने की इच्छा, लड़ने का मादा ज्यादा है। वो जिद राहुल गांधी में ज्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रियंका गांधी में वो जिद नहीं है। और दोनों को मिला के भी आप देखें तो कांग्रेस के जो अंदरूनी मसले हैं, उन अंदरूनी मसलों का हल इन दोनों ने, भाई बहनों ने नहीं निकाल पाया है। जहां जहां इन्होंने हाथ डाला है वहां वहां इनका और ज्यादा कबाड़ा हुआ है। चाहे पंजाब हुआ हो, राजस्थान में गहलोत ने संभाल लिया है। अगर इनका बस चलता तो ये गहलोत को हटा देते वहां से, मेरा मानना यह है। यूपी का भी तो नाम ले, यूपी। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी एक दिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता के साथ में एक कार्यक्रम में भाग ले रहा था जिनको पार्टी में से हटा दिया गया है, और लेकिन वो अपने आप को अभी भी गांधी परिवार का वफादार कहते हैं। तो वो एक सवाल उठा रहे थे कि भाई प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का चार्ज क्यों दिया गया, या प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का चार्ज क्यों लिया। उत्तर प्रदेश जहां हमको वोट नहीं मिलते हैं वहां आप प्रियंका गांधी को भेजेंगे और उनसे जादू करने की अपेक्षा करेंगे, तो वहां पे प्रियंका गांधी विफल हो जाएंगी। और विफल हो जाने के बाद में, मतलब उत्तर प्रदेश एक लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, उनका कहना था। प्रियंका गांधी के नेतृत्व को अगर कांग्रेस में स्थापित करना है तो उन्हें कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स दिए जाने चाहिए, यानी कुछ आसान जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जहां पर वो चमक अपनी दिखा सकें कि वो कामयाब हो गई। तो मैंने उनसे पलट के सवाल पूछा कि पंजाब लो हैंगिंग फ्रूट था कि नहीं था। प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश की नहीं, पंजाब की भी जिम्मेदारी थी, तो क्या पंजाब लो हैंगिंग फ्रूट था कि नहीं था। पंजाब को तो प्रियंका गांधी ने बर्बाद कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि गांधी परिवार के चाहे असंतुष्ट हों, चाहे पूर्व वफादार हों, चाहे वर्तमान वफादार हों, ये सब लोग अभी भी गांधी परिवार का जो मिथक है उस मिथक में फंसे हुए हैं। गांधी परिवार का वो मिथक राजनीतिक जमीन पर समाप्त हो गया है, और जब तक ये उसमें फंसे रहेंगे नरेंद्र मोदी को बार बार ये मौका मिलता रहेगा कि वो अपनी तुलना इन लोगों के साथ करें। और जैसे ही जनता के सामने ये जाता है कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी बनाम गांधी परिवार, नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका गांधी, वैसे ही आम लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी इनसे लाख गुना बेहतर है, हर तरीके से बेहतर है नरेंद्र मोदी इनसे। तो फिर कोई बात बनती नहीं है। गांधी परिवार को चाहिए कि अब वो कांग्रेस की मदद करे, कांग्रेस का नेतृत्व न करे। अगर वास्तव में देश की इतनी चिंता है, सोनिया गांधी को वास्तव में लग रहा है कि ये लगातार सामाजिक टकराव की राजनीति कर रहे हैं और लगातार समाज को बिखराव की तरफ ले जा रहे हैं, तो सोनिया गांधी की ये आलोचना ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस आलोचना की रोशनी में उनकी राजनीति क्या बनती है। क्या वो इस आलोचना के बहाने फिर से कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में या अपने बेटे बेटी के हाथ में रख लेना चाहती हैं। तो इसका मतलब है कि दरअसल ये आलोचना इसलिए कर रही हैं
ताकि उन्हें एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर अपना शिकंजा कसने का मौका मिल सके। एक अंग्रेजी की कहावत है कि एक डिसीजन लिया जाता है नॉट टू टेक अ डिसीजन, मतलब वन टेक्स, एक निर्णय ये लेते हैं कि कोई निर्णय नहीं लेंगे। मुझे तो पिछले 3 वर्ष से कांग्रेस में यही लग रहा है, जब से राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया है, कि हम ना बनेंगे ना बनने देंगे। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। राहुल, ये इसमें तो मेरे जैसा पास मुझे लगता थ्योरी है आनंद जी, मेरे पास इसकी थ्योरी है जिसको मैं बार बार कहता हूं, लेकिन सब लोग सुन लेते हैं, उसे रिलाते हैं, लेकिन उसके बाद उस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से आपके मंच पे भी मैंने ये थ्योरी कही है। मेरा मानना है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच में कांग्रेस कैसे चलाई जाए, इस सवाल को लेकर मतभेद है। एकता नहीं है इन लोगों के बारे में, और एकता न होने का कारण है कि इन लोगों ने इलाके बांट रखे हैं आपस में, और एक दूसरे के इलाके में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि भाई तुम वहां पे सूबेदारी अपनी करते रहो, तुम बिहार में और फलानी जगह सूबेदारी करते रहो, हम पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपनी सूबेदारी करते रहेंगे। उसके ऊपर अपने अपने डोमेन लोगों ने बांट लिए हैं। ये तभी होता है जबकि आपस में मतभेद होते हैं और कोई भी एक बिग पिक्चर देखने से इनकार कर देता है। इन लोगों में मतभेद है, इसीलिए राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा था, उसके बाद से वो एक ऐसी स्थिति बना गए इससे कि वो जिसको आप कह रहे हैं ना बनूंगा ना बनने दूंगा, वाली स्थिति बना गए, और यही स्थिति लगातार चल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये तथाकथित चिंतन शिविर जो है, इसमें इस तरह का कोई चिंतन हो सकता है जिसमें कांग्रेस के ग्राफ को ऊपर चढ़ने का मौका मिले। मैं एक छोटा प्रश्न करके चिंतन शिविर से आगे निकलूंगा। नहीं, कभी कभी आपको ये लगता नहीं है कि ये राहुल गांधी को जो अटैक जिस तरह से बीजेपी करती है, तो क्या उनको सूट करता है कि राहुल गांधी जैसे हैं वैसे बने रहें? बीजेपी के लिए ये सूटेबल है कि? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल भारतीय जनता, मैं तो कह ही चुका हूं, गांधी परिवार की कांग्रेस के शीर्ष पर मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी को अनुकूल लगती है, न केवल राहुल गांधी को। मुझे तो लग रहा है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी भी गांधी परिवार को अनुकूल लगती है, क्योंकि भाजपा को साफ लग रहा है कि प्रियंका गांधी के किए कुछ नहीं हो रहा है। जी, एक महिला प्रियंका गांधी के कहने पर वोट नहीं देती, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय प्रियंका गांधी के कहने पर कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब पार्टी के सूबेदारों के बीच में आपसी झगड़े और लतियाव होता है, उस वक्त जो आला कमान की पंच फैसला करने की जो नीति होनी चाहिए, उसको करने में प्रियंका गांधी पूरी तरीके से नाकाम है, क्योंकि उनकी अपनी पसंद नापसंद है, और वो अपनी पसंद को इस हद तक वो जमीन पर उतारना चाहती हैं, जिससे कांग्रेस का कितना भी नुकसान हो जाए उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं फिरोज साहब, एक चीज हम लोग जरा यूपी की भी पॉलिटिक्स की बात कर लें, क्योंकि यूपी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो थे, कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट हैं पर उसका महत्व बहुत है। मैं एक शुरू से एक पहली बात करूंगा। एक उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब थे, मुकुल गोयल साहब, 87 बैच के आईपीएस अफसर थे, पिछले 11 महीने से डीजीपी साहब थे। उनको अभी हटाया गया 2 दिन पहले, और जब हटाया गया तो उसमें लिखा गया पुलिस महानिदेशक को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने एवं अकर्मण्यता के चलते डीजीपी पद से मुक्त किया। मतलब आप 11 महीने तक जो आप कहते हैं कि मैं बहुत चुस्त एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस मेरी बिल्कुल ठोक दो की नीति, तो ये ठोक दो की नीति, चुस्त एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक अकर्मण्य, आप खुद लिख रही है सरकार, अकर्मण्य आदमी से करवा रहे थे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। उनको कहा गया इनको नागरिक सुरक्षा का, तो क्या नागरिक सुरक्षा बिल्कुल अकर्मण्य लोगों के लिए है? मतलब ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। भाई अकर्मण्य थे तो उनको घर भेजते, सरकार की पॉलिसी है, सरकार वो वॉलंटरी रिटायरमेंट करा सकती है, फोर्स इनको कर सकती है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, जो पिछले 11 महीने थे, इसमें तो वो अवधि भी शामिल है जबकि आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे, सत्ता में वापस आना चाहते थे। तो एक ऐसे नाजुक समय में उन्हें एक ऐसा अफसर लगातार उनकी कानून व्यवस्था संभाले रहा, जिसको वो आज अकर्मण्य कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने आदित्यनाथ जी की मर्जी के मुताबिक उस समय कानून व्यवस्था चलाई होगी। भाई दोबारा वो सरकार में चुनकर आ गई तो उसका श्रेय डीजीपी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? कुछ तो प्रतिशत श्रेय डीजीपी को मिलना चाहिए उस वक्त। हाँ, जब चुस्त प्रशासन के उस पे आए हैं भाई, सबसे ज्यादा कहता है कि कड़क प्रशासन, वो तो इसलिए ये जो उस डीजीपी गोयल के बारे में जो लिखा है और उनके नौकरी के पूरी जो चरित्र पंजिका है उसको दागदार किया गया है, इस चीज में अभी बात यहां तक रुकेगी नहीं।
इसमें कुछ और तथ्य निकल के आएंगे कि आखिरकार उनके ऊपर अकर्मण्यता का ये आरोप क्यों लगाया गया। वो छुट्टी पे गए हुए थे, छुट्टी से लौटे और लौटते ही उनको हटा दिया गया। तो आखिरकार उन्होंने कुछ मुख्यमंत्री को नाराज कर दिया था किसी वजह से, या किसको उन्होंने नाराज किया था जिसका उन्हें खामियाजा ये उठाना पड़ा। मैं तो मानता हूं कोई ऐसी जरूर घटना हुई है जो कि सामने नहीं आई है अभी तक, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आप तो लखनऊ में बैठे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि आपको कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा कि आखिरकार इस बंदे को किसकी नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा। ये बंदा अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मर्जी के मुताबिक प्रशासन नहीं चला रहा था, तो एक ऐसे समय में जबकि चुनाव चल रहा था और आदित्यनाथ जी को बहुत जबरदस्त 39% CSDS के आंकड़ों के अनुसार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा था, तो वैसे व्यक्ति को रखते नहीं कभी, उसी वक्त उसको हटा दिया जाता। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए इनकी चरित्र पंजिका में ये नकारात्मक और नुकसानदेह बातें लिखी गई हैं, इसकी जानकारी अभी मिलनी बाकी है। और जब इसकी जानकारी मिलेगी तो हम नए सिरे से इसके ऊपर विचार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाना चाहिए कि आप उनके ऊपर इतने अस्पष्ट किस्म के ऐसे आरोप लगाएं जो कि प्रमाणित नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो उसके सबूत होते हैं कि भाई भ्रष्ट है, आपने उसको हटा दिया तो उसमें सरकार को उसमें ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, सरकार की तारीफ होती है कि उसने भ्रष्ट अफसर को हटा दिया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा है, उनके ऊपर एक सब्जेक्टिव किस्म का एक ऐसा इल्जाम लगा है, अकर्मण्यता का इल्जाम लगा है, और उस व्यक्ति के ऊपर अकर्मण्यता का इल्जाम लगा है जो पिछले 11 महीने से अगर अकर्मण्यता दिखा रहा होता तो उसका भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होना लाजमी था, जो नहीं। और एक और इल्जाम लगा है, काम में रुचि न लेना। काम में रुचि तो हमारे बहुत मंत्री लोग भी नहीं लेते हैं, केवल घूमते रहते हैं वोट मांगने के लिए। तो अगर काम में रुचि, जिस काम के लिए रखे गए हैं, रुचि न लेना। खैर, मैं एक चीज और जरा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ महीनों से एक विमर्श चल रहा है कि भाई मुसलमान जो हैं वो खुश नहीं है सपा से। 2 इंसिडेंट मैं कोट करूंगा। पहला, अखिलेश यादव जी आजमगढ़ जाते हैं, जेल जाते हैं, मिलते हैं जेल में बंद अपने साथी से, कार्यकर्ता कह लीजिए, साथी कह लीजिए, लेकिन आजम खान से अभी तक जेल में नहीं गए। एक दूसरा, पहली बार जो मैं पिछली बार भी आपसे मैंने कहा तो पूछा था, क्योंकि इससे रिलेटेड है, मैं उसको शायद रिपीट कर रहा हूं कि रोजा अफ्तार जो अखिलेश यादव जो गले में वो डाल के टोपी पहन के जाली वाली और सब कुछ करते थे पिछले कई सालों से, इस बार रोजा अफ्तार अपने घर पे उन्होंने नहीं किया। कहीं कहीं शरीक हो गए हैं लेकिन अपने घर पे नहीं किया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, तमाम लोग जो कि मुस्लिम राजनीति के जरिए पनपते रहे हैं और मुसलमानों के वोटों से इनको लाभ होता रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सार्वजनिक जीवन में विमर्श इस तरह का बना दिया है कि उन्हें अपनी मुसलमान राजनीति पर संदेह होने लगा है। इसको आमतौर पर कहा जाता है कि अभी तक जो गैर भाजपा पार्टियां हैं वो मुस्लिम चालीसा पढ़ती थी, और उन्होंने इतना मुस्लिम चालीसा पढ़ा कि अब धीरे धीरे केवल हनुमान चालीसा की आवाज ही सुनाई पड़ती है। तो ये सब लोग लंबे अरसे से मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम राजनीति के दृश्यमान चिन्ह थे, दिखाई देने वाले चिन्ह थे, जिसमें आप गोल टोपी लगा लेते थे या उनके कार्यक्रमों में जाते थे, रोजा इफ्तार भी उसके अंदर से एक शामिल है, या मजार वगैरह पे जाते थे, तो इन चीजों से तमाम नेता अपने आप को उत्तरोत्तर दूर करते चले जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि जहां हमें जरूरत होगी वहां पर हम मुसलमानों के इस बस्तियों में जाएंगे, उनके परिवारों के साथ बैठेंगे या दूसरे जरियों से उनकी राजनीतिक गोलबंदी करेंगे। लेकिन जो पुराने तरीके हैं जिनके साथ आप मुसलमानों के साथ मिलकर अल्पसंख्यकों के हमदर्द बनते थे और अपनी तथाकथित सेकुलर राजनीति को दिखाते थे कि हमने इसको तमगे की तरह अपने सीने पर पहन रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी के उभार और नरेंद्र मोदी के उभार के कारण वो जमाना पूरी तरीके से निकल चुका है। अब तो जो केवल सेकुलर इंटेलेक्चुअल हैं वो बार बार नेताओं को गरियाते हैं, उनको धिक्कारते हैं कि ये मुसलमानों के वोट ले लेते हैं, लेकिन मुस्लिम प्रश्नों को नहीं उठाते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश का जो पूरा रवैया है वो रवैया इसी समस्या की और इसी दुविधा की अभिव्यक्ति है जी। वो मुसलमानों के वोट चाहते हैं और कोई मुसलमान विरोधी वक्तव्य भी नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि जो मुस्लिम राजनीति के जो पुराने तौर तरीके हैं उन पुराने तौर तरीकों से दूर रहें जी। प्रोफेसर दुबे, एक और चीज बहुत उत्तर प्रदेश में एक निर्णय सरकार ने लिया है जिससे गांव में बहुत खलबली है। वो निर्णय 2 हैं। पहला निर्णय यह है कि किसान सम्मान निधि, वो जो दिसंबर 2018 में लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले
किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए करके 6,000 सालाना की बात थी 3 किश्तों में, वहां शुरू हुई थी। अब ये कहा गया है कि उसमें से 3,15,000 से ज्यादा जो कुछ है, 3,15,010 या ऐसी कुछ फिगर है, किसानों को वो उसके पात्र नहीं थे। वो पात्र नहीं थे मुख्य रूप से यह है कि वो इनकम टैक्स पे ही थे, मतलब उनकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम थी, या उनके घर में कार थी, या जो भी क्राइटेरिया था उसके हिसाब से वो पात्र नहीं थे। और उनसे करीब 200 करोड़ रुपया अब वापस वसूला जाएगा। और इस बीच सरकार ये भी कह रही है कि हम बाकी लोगों को 31 मई तक उनका केवाईसी कराएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो उनसे वापस पैसा लेने की बात हो रही है, लेकिन वो किसान हैं, ये ध्यान रखिए। वो हो सकता है इनके क्राइटेरिया से ना हो, लेकिन वो किसान है। और मैं इसलिए इसको एक बार स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों के लिए भी, अगर छोटे किसान को मार पड़ी है तो बड़े 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 किसान को भी मार पड़ी है, क्योंकि बीज तो वो भी खरीदता है, सारे काम उसके वही होते हैं। खैर, दूसरी बात एक और जो हुई है कि आपको अगर याद हो, ये जो अन्न फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन की योजना थी, जिसमें कहा भी गया कि भाई हमारा नमक खाया है, इत्यादि इत्यादि, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा कि हम तेल भी देंगे, हम ये भी देंगे, ये सब करके तेल देंगे, नमक देंगे, इत्यादि इत्यादि। वो अब सरकार ने फिर निर्णय लिया है कि इसमें सरकार कह रही है इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिर सरकार कह रही है कि इसमें ऐसे लोग जो इसके पात्र नहीं थे, उनसे हम ये पैसा वापस लेंगे। जो गेहूं है वो 24 रुपए किलो के हिसाब से, चावल 32 रुपए किलो के हिसाब से, दाल, तेल और नमक ये बाजार भाव से। तो बाजार भाव तो नमक का एक आपका वोट भी था, क्योंकि उस समय आपने वोट मांगा था उससे। खैर, ये क्या हो रहा है भाई? अगर मान लीजिए आपने एक आपात के समय जब कोरोना आया था, आपने ये दिया सब राशन, और आज आप कह रहे हैं वो पात्र नहीं है, तो आपने दिया क्यों और किन अधिकारियों के कहने पे दिया, कहां से लिस्ट आई कोई? तो इस पे जरा मैं समझना चाहूं, ये कौन सी एक नीति सरकार चला रही है? देखिए, पहली नजर में तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लाभार्थियों के जरिए जो वोटों की गोलबंदी की जो राजनीति थी, इसकी सीमाएं समझ में आ गई हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि ये इससे जिस तरह के लाभों की वो उम्मीद कर रहे थे, उस तरह के लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तमाम प्रवक्ता बार बार टीवी मंचों पर ये कह रहे थे कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इसलिए हम लोग चुनाव हार ही नहीं सकते। लेकिन जिस रिपोर्ट पे हम दोनों ने चर्चा की है पब्लिक इंडिया के मंच पर, जो उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जो एक रिपोर्ट बना के भेजी है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि लाभार्थियों ने सरकार की प्रशंसा बहुत की, लेकिन लाभार्थियों का बहुमत का वोट हमें नहीं मिला। यानी सीधी बात यह है कि जो लाभार्थी थे उन्होंने अपनी जातिगत निष्ठाओं के कारण वोट दिए। उन्होंने लाभार्थी होने के कारण केवल सिर्फ भाजपा का वोटर बनना पसंद नहीं किया। तो सबका मानना था कि भाजपा सरकार मदद दे रही है, हम भाजपा सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमें जहां वोट देना होगा हम वहां पर वोट देंगे। तो ये जो परिघटना है कि लाभार्थी उस तरह से भाजपा के एक जड़ खरीद वोटर में नहीं बदला, उसने बदलने से इनकार कर दिया। जो राहत दी गई, उस राहत के बदले में अपने वोट का विनिमय करने से उस लाभार्थी ने इनकार कर दिया। ये चीज मुझे लगता है कि भाजपा के रणनीतिकारों को समझ में आ गई, इसलिए वो लाभार्थियों का दायरा जो कि बिना सोचे समझे आंख बंद कर चुनावी लाभ पाने के लिए लगातार बढ़ाया जा रहा था, उसको सीमित करने की तरह तरह की युक्तियां अपना रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि भाई यहां पर ज्यादा दे दिया, अब इनसे वापस लेंगे। अब देखिए, आप वापस लेने की बात करते हैं, जिनको दिया गया है उन्होंने आपकी अर्जी तो लगाई नहीं थी। ऐसा तो नहीं है जैसे लोन के लिए अर्जी लगाई जाती है उस तरीके से किया हो। तो आपने तय किया था कि आप उनके घर तक जाएंगे और उनको देंगे। इसी तरह अनाज भी किसी ने ये तो ना कहा था कि आप हमें अनाज दीजिए आके, वो राशन के, तो वो ये सब सरकार ने अपनी मर्जी से दिया। अब सरकार उस दायरे को और सीमित करना चाहती है, क्योंकि उसे लग गया है कि जिस बड़े पैमाने पर उदारता के साथ अनाप शनाप बिना कुछ सोचे समझे अनाज भी बांटा गया और किसान सम्मान निधि भी बांटी गई, उसके उन्हें राजनीतिक लाभ नहीं हुए। मेरी समझ में तो यही बात आती है कि राजनीतिक लाभ मर्जी के मुताबिक न होने के कारण इस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही हैं। नहीं, मैं प्रोफेसर साहब इसलिए इसको थोड़ा और एक बार ऐड कर दूं। गांव से, जैसे आपका भी ताल्लुक है, गांव में बहुत स्टैंडर्ड ये था कि जो कोटेदार था, अगर आपकी 5 यूनिट है तो 1 यूनिट वो नहीं दे रहा था। आप कहीं भी पूछ लीजिए, वो 4 ही यूनिट दे रहा था।
इसी तरह के जो सो कॉल्ड घोटालेबाज हैं, जहां वो, अच्छा वो तो अधिकारी रहे होंगे या सरकारी लोग होंगे या सरकारी घोटाला हुआ है तो आप अपने प्रशासन में उसका निराकरण कीजिए ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जिन लोगों को मिला है उनके ऊपर आपका नजला क्यों गिर रहा है? जी जी। और ऐसा तो नहीं है कि घोटालेबाजों के साथ वो लोग जुड़े हुए थे। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि जिन लोगों को मिला है उनके तार घोटालेबाजों से जुड़े हुए थे और घोटाला इसीलिए हो रहा था ताकि उन तक अनाज वो पहुंचाया जा सके या किसान सम्मान निधि पहुंचाई जा सके, तब तो अलग बात है। फिर तो इस तरह का तर्क निकल के आना चाहिए कि समाज का एक पूरा बड़ा हिस्सा भी घोटालों में शामिल था। अब ने लगातार लोगों को ये सब्सिडी देनी है, तो अब वो 200 करोड़ रुपए या जो भी ये वसूलेंगे उससे फिर सब्सिडी देने में आसानी होगी, उसको भी दूसरी जगहों पे बांटेंगे। तो अभी हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इनकी ये नीति जो है वो अगली करवट क्या लेती है। जी जी। नहीं, क्योंकि ये अजीब सी चीज है। एक भद्दी बात किसी ने कही जो शायद बहुत कहा नहीं जा सकता है, और मेरे उस पर ट्रोल किया है किसी ने। उसने कहा कि भाई मैंने तो खा लिया और खाने के बाद उसका जो होता है वो मैंने कर दिया है, अब आपको मुझसे वापस लेना है तो आप वो ले लीजिए। इस तरह की बातें लोग, और ठीक बात भी है, क्योंकि अब अगर देखिए ये एक लार्जर उसमें देखना है। दुनिया में भाई हाहाकार मचा हुआ था, हिंदुस्तान में भी हाहाकार था। हो सकता है किसी ने इसमें कुछ घोटाला किया हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर में घोटाला नहीं हुआ था, बेड पे घोटाला नहीं हुआ था, आज तक किसी अधिकारी को आपने अंदर किया। खैर, अगले हफ्ते फिर इसी तरह की चर्चा में आपसे बात लेंगे। तब तक चिंतन शिविर का भी कुछ हम सब लोगों को यह है कि भाई विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष कोई ऐसा विपक्ष हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा विपक्ष है, और जो आज की तारीख में उसमें उतनी ताकत नहीं रह गई है। तब तक कुछ और तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार।